नमस्कार, देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राजीव शर्मा। जब मुद्दे बड़े होते हैं और होता है बवाल तो हाजिर होते हैं हम लेकर देश का सवाल। 3 महीने के लगातार तनाव के बीच भारत और चीन एक बार फिर बातचीत की मेज पर हैं। दोनों देश बातचीत के जरिए विवादित मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन चीन का जिस तरह का रवैया है वो उसकी पोल खोल देता है, क्योंकि एक तरफ चीन भारत के साथ बात तो करता है, वहीं दूसरी ओर घात में भी लगा रहता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच आज 18वीं बार वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्तर की बातचीत हो रही है। पिछले करार के बावजूद भी चीन 3 मुख्य इलाकों से पीछे नहीं हटा है। वो नई नई साजिशें कर रहा है और ऐसे में सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि धोखेबाज चीन पर कब तक भरोसा किया जाए। 17 बैठकों के बाद वर्किंग मैकेनिज्म की आखिर अब तक क्यों चीन अड़ा हुआ है? बातचीत की मेज पर आना क्या चीन का दुनिया को दिखावा है? चीन का पीछे नहीं हटना क्या गलवान की हार को न पचा पाना है? विस्तारवादी चीन क्या भारतीय इलाकों पर कब्जे की फिराक में इस वक्त है? वहीं चीन के बातचीत के दिखावे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे बात करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको दिखाते हैं कि चीन और भारत के बीच आखिर हो क्या रहा है। और आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच फिर से आज बातचीत हुई। LAC पर तैनात सेना के जवानों को पीछे हटाने को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई। 18वीं बार वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्तर की ये बातचीत हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव कर रहे हैं। चीन ने देप्सोंग और पैंगोंग इलाके से अब तक अपने सैनिकों को नहीं हटाया है, जहां पर वो इससे पहले बातचीत में मान रहा था। 24 जुलाई को बैठक हुई थी पिछली, और 26 जुलाई से ये सैनिक हटाए जाने थे, यानी 26 जुलाई से आज 20 अगस्त का दिन आ गया है। करीब 24 से 25 दिन का वक्त है, चीन ने कोई कदम नहीं उठाया। मतलब साफ है कि पिछली बैठक में चीन ने साफ स्वीकार किया था कि वो विवादित इलाकों से सेना को हटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच चीन की एक नई साजिश का खुलासा हुआ। यह है चीन की विंटर साजिश, जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल पूर्वी लद्दाख के 3 इलाकों से चीन नहीं हट रहा है। फिंगर एरिया की बात करें, वहां देप्सोंग और पैंगोंग से चीन हटने को अब तैयार नहीं है। सर्दियों में बड़ी घुसपैठ की एक साजिश करने में चीन लगा हुआ है। विस्तारवादी चीन इन इलाकों पर कब्जे की फिराक में है, लेकिन फिलहाल क्योंकि भारतीय सेना डटी हुई है, चीन कुछ करने में असमर्थ नजर आ रहा है। चीन मलक्का स्ट्रेट के बजाय अब कोई ऐसा दूसरा रास्ता तलाश रहा है जहां पर उसके व्यापार और उसके आर्थिक हितों में भारत रोड़ा न बन पाए। यानी चीन एक के बाद एक साजिश कर रहा है। वो विवादों को सुलझाने के बजाय बढ़ाने में लगा है। वो बातचीत की मेज पर आने का बस दिखावा कर रहा है। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस बीच जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सुरेश गोयल साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक झा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, और हमारे साथ BJP से सुधांशु मित्तल साहब भी जुड़ेंगे। JKS परिहार साहब, पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, क्योंकि चीन को लेकर हम ये समझते चले आ रहे हैं कि चीन कहीं बहुत 4 कदम आगे और 1 कदम पीछे की नीति पर काम कर रहा है, लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है जब चीन दोनों तरीके की लाइनों पर चलने की कोशिश करे, यानी संबंधों को बनता हुआ भी दिखाए और बिगाड़ने के लिए भी भरपूर पुरजोर कोशिश करता हुआ दिखे। ये माना जाता है JKS परिहार साहब कि जो जमीनी तनाव है उसके बावजूद चीन आर्थिक तौर पर भारत के ऊपर निर्भर है, यानी भारत उसके लिए जरूरी है। फिर भी जो संबंध है, सुधरते संबंध, उसके बीच में चीन ने एस्केलेशन की एक कोशिश की, और पहली बार 62 के बाद लद्दाख का यह इलाका है जहां पर खूनी झड़प भी हो गई। आपसे जानना चाहते हैं कि चीन का इंटेंट क्या है, आखिर चीन क्या चाहता है? मैं आपको मई से मैं लगातार मनीष जी के साथ और सबके साथ बैठ के यही बोलता रहा हूं कि हमारे नेता जो हैं वो चीन को समझने में भूल कर रहे हैं। वो 60 से लेके 2020 तक वही कहानी चल रही है। चीन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन भारत का नंबर 1 शत्रु है, था और रहेगा। और चीन का जो डॉक्ट्रिन बना है जिसमें कि 2050 में वो ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर इसको आर्थिक और सामरिक रूप से कोई टक्कर देगा तो भारत देगा।
पहले उन्होंने, ये उनकी पुरानी चाल रही है कि व्यापार को आगे लेके अपना हिडन एजेंडा करते हैं। उन्होंने अपने आर्थिक हितों को पहले मजबूत करा और जब वो मजबूती आ गई तो उन्होंने अपना जो है सामरिक विस्तारवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और जो उनको चाहिए था वो उन्होंने हासिल कर रखे हैं। वो गलवान वैली और पेंगांग सो लेक दोनों में उनके पास में बढ़त है। वो हिल्स पे बैठे हुए हैं। पेंगांग सो लेक में ऑप्टिकल केबल्स उनके बिस्ते जा रहे हैं। उन्होंने एयरबेस बना रहे हैं। तो वो हटने के इरादों से तो आए ही नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो उनको कड़क संदेश जो है अब एक्शन में देना होगा, शब्दों से नहीं हो सकता है। और पेंगांग सो लेक से गलवान वैली तक का जो एरिया है, मैं कई बार वहां देखा है और रहा हूं, उसमें जो है सितंबर अक्टूबर का टाइम ऐसा होता है जहां पर कोई भी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। नवंबर के बाद वहां ठंड काफी बढ़ जाती है और मार्च तक कुछ भी नहीं हो पाता है। ग्लेशियर के कोई भी गलवान से उनका जो है वो उसको कट करने के चक्कर में है। तो आप मान के चलिए कि अगला उनका जो अटैक होने वाला है वो ससेला पास के आसपास वो घुसने की कोशिश करेंगे। तो भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और एक शब्द में मैं कहूंगा कि चीन का पे हमें पूरा भरोसा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है और तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होने वाला है, आप मान के चलिए। बातों से कुछ नहीं होने वाला, आप मान के चलिए। मेजर जनरल जेकेएस परिहार का यह कहना है और ऐसा कुछ जो हालात है वो भी कहीं कुछ ऐसा ही इंगित करते हैं। सुधांशु मित्तल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बेहतरीन प्रवक्ता है, अपनी बातों को दम के साथ रखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीन की उन हरकतों की जहां पर चीन भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। पैंगोंग त्सो की बात करें, देप्सांग की बात करें और डीओबी की बात करें जहां पर वो तमाम तमाशे लगातार कर रहा है। डीओबी और सियाचिन की बात करें तो ये उस ऊंचाई पर स्थित है जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि वो सीपीईसी पर निगाह रखने वाली जगह है। सीपीईसी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं बहुत मलक्का स्ट्रेट की बात आती है जहां चीन को तकलीफ होती है। वो हम बाद में बात करेंगे इस बुलेटिन के दौरान, इस बहस के दौरान। लेकिन सुधांशु जी, चीन के साथ जो पिछला धोखा हुआ था हम सब जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, आपने बहुत ज्यादा इस पर अध्ययन किया होगा। सरकारी तंत्र के सोने की वजह से यह सब कुछ सामने आया था। जहां तक अब की बात करें, देख रहे हैं तमाम चीजें, सीडीएस भी विजिट कर रहे हैं, जनरल साहब भी वहां पर, नरवणे साहब जा रहे हैं, आरएम भी वहां पर गए हैं और पीएम भी वहां पर जा चुके हैं। यानी हम लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं। वहीं चीन प्लानिंग कर रहा है। समझ भारत बहुत कुछ रहा है, चीन को क्या ढंग से हम समझ पा रहे हैं? पहली बात ये सोचना कि भारत जो है चीन पे विश्वस्त होके आंखें मूंद करके बैठा हुआ था, मुझे लगता है इस तरह का अगर कोई संदेश देने की कोशिश हो रही तो वही गलत है। चीन 62 के बाद भरोसे करने लायक नहीं है। ये भारत की जो विदेश नीति है उसका ये अभिन्न अंग है। इसीलिए हमेशा एंगेजमेंट, मतलब वार्तालाप, संबंध और संपर्क और संवाद ये रखे गए हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखा गया। इसलिए अपनी तैयारियां, अपने हित में हमें जो जो चीजें करनी है वो हिंदुस्तान की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। देखिए, चीन को सिर्फ अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो शायद सारी स्थिति का अवलोकन हम लोग गलत कर रहे होंगे। पहले कोल्ड वॉर के जमाने में 2 महाशक्तियां मानी जाती थी, रूस और भारत, सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, और रूस और अमेरिका। जब से सोवियत यूनियन का जो बंटवारा हुआ उसके बाद जो है महाशक्ति का जो एक स्थान था वो खाली हुआ। रूस अकेला महाशक्ति के स्थान को में अपने को स्थापित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ चीन की जो व्यापारिक नीति थी, अर्थव्यवस्था की नीति थी, उसने अपने यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा और जो पेटेंट का कोई उनका महत्व नहीं था, चीप लेबर थी, तो उसने विदेशी निवेश बहुत बड़े पैमाने में अपने यहां करवा के अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सुदृढ़ करा। क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो थी विश्व भर की वहां पे हो गई थी, इसलिए चीन का निर्यात जो है वो विश्व में सबसे बड़ा हो गया अलग अलग देशों पे। और ट्रेड बैलेंस जो है हर देश से उसका एडवर्स ट्रेड बैलेंस रहा।
अमेरिका जो है नेट इंपोर्टर ऑफ चाइना, हिंदुस्तान ले लीजिए, जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज हैं दे आर ऑल नेट इंपोर्टर्स फ्रॉम चाइना। तो उस सारे का फायदा ये रहा कि चीन ने अपनी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत सुदृढ़ करा। उधर हिंदुस्तान जो है अपने उदारवादी नीतियों को लेके और अपने इंटरप्राइज को लेके हिंदुस्तान ने भी अपनी स्थिति बहुत मजबूत करी, एक इकोनॉमिक पावर की तरफ हिंदुस्तान भी बढ़ा। लेकिन क्योंकि वो एक टोटलिटेरियन रिजीम है, एक डिक्टेटोरियलशिप है वहां पे, इस वजह से वहां पे चीजों को करना और वहां पे चीजों का नफे नुकसान से ना जोड़ के एक हुक्म से जोड़ के चीजें करना उनके लिए आसान है, जो कि प्रजातंत्र में ना संभव है, ना होना भी चाहिए। ऐसी स्थिति में आज चीन की जो दिशा है वो सिर्फ भारत के लिए मुश्किल पैदा करने वाली नहीं है। ये स्थिति जो है, चाहे अमेरिका को ले लीजिए आप, चाहे बाकी देश को ले लीजिए, जापान से इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका ग्लोबल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी प्रभुसत्ता को लेके। ये तो एक साइड हो गई चीन का। तो जहां तक चीन को सिर्फ हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखना मुझे लगता है एक भूल होगी। दूसरी बात, जहां तक भारत की तैयारियों का सवाल है, भारत की सैन्य शक्ति जो है उसमें सामर्थ्य और क्षमता दोनों है कि वह किसी भी नापाक इरादे को खंडित कर देगी। तो जहां तक कि युद्ध का सवाल है और जहां तक जोर जबरदस्ती का सवाल है, वो तो कोई भी देश भूल जाए, हिंदुस्तान का सैन्य बल और हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। अब जब हम सारी स्थितियों को देखते तो बातचीतें हुई, अलग अलग जगह से चीन ने अपनी सीमाएं, अपनी सेनाओं को पीछे भी लेके गई और आगे भी बात चल रही है। युद्ध जो है वो हमारा पहला संकल्प नहीं होता, युद्ध हमारा आखिरी विकल्प होता है। पहले प्यार से, संवाद से, संपर्क से, तर्क से, सत्य से आप चीजों को सुलझाने की कोशिशें करते हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत का जो पोस्चरिंग है उसमें कोई निगाहें नीची करके हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ना केवल आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम अपने शौर्य बल के साहस पे हम चीन से संपर्क और संवाद कर रहे हैं। अगर एनएसए की जो मीटिंगें हुई और जो उसके बाद कम्युनिक जो जारी करे गए उनको देखें तो आपको शायद स्थितियों का जायजा हो जाएगा। इसलिए जनरल साहब की अभी बात मैं सुन रहा था तो मैं जनरल साहब से कहना चाहता, जनरल साहब आप तो खुद आर्मी में थे, क्या किसी भी राजनीतिक या फौजी शक्ति के लिए जी युद्ध जो है पहला विकल्प होता है या युद्ध आखिरी विकल्प होता है? मुझे लगता है युद्ध आखिरी विकल्प होता है। सुधांशु जी, लेकिन सवाल सुधांशु जी, मैं आपकी बात पॉइंट नोट कर लिया आपका कि युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन आपके सामने जब अगर कोई है और उसके लिए इसी नीति का उलट उसकी प्रथम नीति है, यानी उसके लिए युद्ध पहला विकल्प है, तो सोचना जरूर बनता है। सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से समझा और जिया है उन्होंने। गोयल साहब, डिप्लोमेसी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बैलेंस बनाने का काम करती है, लेकिन जिस तरह से चीन को हम समझ पा रहे हैं, आप लोगों का अनुभव कहीं ज्यादा है और जितना भी समझा है उसमें 4 कदम आगे और 1 कदम पीछे की नीति है, तो चीन को समझना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना मुश्किल है? क्या चीन वाकई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परेशानियां पैदा कर आगे बढ़ने की कला अपनाता है? देखिए, मेरे से पहले मेजर जनरल फरियाद साहब ने और सुधांशु जी ने काफ़ी अच्छी तरह बताया है कि चीन का दरअसल मकसद है क्या। हम इससे पहले कि जो चीन से हमारे ये दुश्मनी चल रही है, परेशानी चल रही है, इससे पहले कि हम इसको एक मिलिट्री या कूटनीतिक विवाद में बांटें या डिवाइड करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में सुधांशु जी ने सही कहा है कि इस समय चीन की जो कोशिश ये है कि जो एक सुपर पावर के रूप में एक स्थान रिक्त हुआ है, उस स्थान के ऊपर चीन कैसे अपनी जगह बनाए, और उसकी सारी कोशिशें इस टाइम पर है कि उस स्थान के लिए जहां से उसको दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जहां से उसको ओपोजिशन है, उसको ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। उनमें अमेरिका भी शामिल है, जापान भी शामिल है, और दरअसल एक तरह से हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान को भी चीन अब अमेरिका के समर्थक के रूप में देख रहा है। उससे पहले चीन
इंडिया को, भारत को एशिया में अपने खिलाफ सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखता रहा है और अभी भी देखता है। तो भारत के सामने मुश्किलें दो हैं। एक तो अमेरिका के समर्थक, अमेरिका के ग्रुप का मानना शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ यह है कि चीन को टक्कर देने वाला एशिया में देश अभी इस समय सामरिक तौर पर खाली भारत है। तो चीन के सामने मुश्किलें दो हैं, एशिया में भारत और मलक्का स्टेट या साउथ चाइना सी में जापान, क्वाड, इंडिया पैसिफिक, और वो इन दोनों दिक्कतों को इकट्ठा सामना कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि हमको इसके लिए जो अपनी रणनीति है उसके दो अंग होने चाहिए। मिलिट्री के रूप में हमको काफी कठोर कदम रखने चाहिए, जहां तक भरसक हो मिलिटरीली अगर हम चीन को पीछे पुश कर सके उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, उसे पुश करना होगा। साथ ही साथ हमें ये मानना होगा कि खाली मिलिट्री सॉल्यूशन से चीन मानने वाला नहीं है। चीन का भारत के ऊपर दबाव उसके बाद भी बना रहेगा, और उस दबाव के लिए हमें उससे बातचीत करनी ही होगी। तो बातचीत और मिलिट्री तरीके दोनों ही इकट्ठे चलने होंगे, और मिलिट्रीली अगर हम उसको पीछे हटा सके, मुझे नहीं लगता कि वो अभी संभव जल्दी में हो पाएगा, काफी समय लगेगा। हमारी सेना में सामर्थ्य भी है, सक्षम भी है, लेकिन समय लगता है इन चीजों में। इन द मीन टाइम बातचीत चालू रहनी चाहिए, खाली इवैक्यूएशन के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि चीन भारत के ऊपर दबाव बनाता रहेगा और हमें उस दबाव को परे करना है। गोयल साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ गए। इससे पहले कि उनके पास जाऊं, मैं आपसे आपकी ही बात पर एक सवाल लेना चाहूंगा कि अगर कोई हमारा पड़ोसी या कोई भी देश पहला कदम उलझाने का चले और उसके बाद हम ही से कहे कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, तो डिप्लोमेसी फिर किस तरह से चलेगी? जी, बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा बातचीत का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं और अपनी हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ये नहीं है कि एक चीज को हम प्राथमिकता देंगे और दूसरी को नहीं देंगे। दोनों ही चीजें जरूरी हैं जी। दोनों को इकट्ठा मिलकर काम करना होगा, तभी हम चीन का सामना कर पाएंगे। दीपक झा साहब, जैसा गोयल साहब ने कहा है, यहाँ पर चीन की जो स्थिति है, जिस तरह से चीन भारत को उलझाने की कोशिश में है, एक तरफ वो बातचीत के बाद भी अपनी सेना पीछे नहीं हटाता है, दूसरी तरफ अलग अलग मोर्चे खोलता चला जाता है। लिपुलेख, जहां पर नेपाल और भारत के बीच में तनाव हुआ था, वहां भी उसने अपनी फौज तैनात कर दी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दक्षिण एशिया और खासतौर पर पूरे एशिया में सबसे बड़ा रोड़ा भारत को मान रहा है चीन, लिहाजा सीधे सीधे भारत से टकराव मोल लेकर एक संदेश देना चाहता है छोटे देशों को कि वो अपनी नीतियां चीन के हिसाब से बनाएं और व्यवहार भी वैसा ही करें? दीपक, देखिए राजीव जी, भारत तो ताकतवर देश है ही, आज से नहीं है, पिछले 30-40 सालों से भारत ताकतवर होता गया, दिन ब दिन होता गया है। तो चाइना क्या है, अपकमिंग पावरफुल नेशन है, उसको लगता है कि भारत उसके टक्कर में ना खड़ा हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो अड़ंगाड़ आता है। लेकिन हमें 2-3 चीजें, मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूंगा, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2012, 13, 14 में भाषण दिया करते थे तो 56 इंच का सीना बहुत जुमलेबाजी चलता था, पूरे देश में चलता था कि 56 इंच का सीना आ जाएगा और देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो अभी मेरे बड़े भाई श्री सुधांशु मित्तल जी ने एक बात बोली कि युद्ध हमारा लास्ट अंतिम विकल्प होना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं, पूरा देश सहमत है, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन किस तरीके से, जब आप विकल्प आज दे रहे हो कि युद्ध आखिरी विकल्प होगा, जब आप 12, 13, 14 में आए थे चुनाव प्रचार करने के टाइम पे, 2019 के टाइम पे आए चुनाव प्रचार करने के, तो उस समय आप युद्ध को पहला विकल्प मानते थे, और आज आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कहते हैं आखिरी विकल्प होगा। तो डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है भाजपा का और सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, इसकी वजह से चाइना हमको प्रॉब्लम में डाल रहा है। चाइना हमारे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले चाइना इतना कुटिलता के साथ इतनी हमारी सीमाओं पे नहीं टिका रहता था। अभी देखिए 3 महीना हो गया है, 3 महीने में रोज नरेंद्र मोदी जी, दीपक झा साहब, अगर हाँ में हाँ मिलाते रहे जाए, दीपक झा साहब, अगर हाँ में हाँ मिलाने की नीति रखी जाए तो कौन आपसे उलझने की कोशिश करेगा? जब सामने खड़े होने की ताकत रखी जाएगी तभी तो जो पड़ोसी है, जो लगातार वार कर रहा है, उसको दिक्कत पैदा होगी। चीन को ये स्थिति चीन के साथ नहीं पैदा हुई, आपको नहीं लगता?
देखिए, एक छोटी सी बात बोलूंगा 10 सेकंड में, आउट ऑफ द ट्रैक है बट लेकिन काम की बात है। भाजपा राज्यों में और भाजपा की सरकार से देश की मां बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। ये तो बसों को अगवा कर ले जाते हैं। देश का नागरिक देश में सुरक्षित नहीं है तो आप बॉर्डर पे कैसे सुरक्षा करेंगे, कैसे इसकी गारंटी लेंगे? तो हाँ में हाँ किसने मिलाया? किसी ने नहीं मिलाया। हमने कांग्रेस की सरकार ने 136 राफेल भाजपा के सौदा किया राज्यों था। में सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं ना भाजपा के राज्यों में और सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, तमाम जगह कांग्रेस है, वहां तो सुरक्षित मानेंगे, फिर देश क्यों सुरक्षित नहीं है? आप भी किस तरफ ले जाते हैं, किस ट्रैक पर ले जा रहे हैं इन चीजों को? सुधांशु जी, मैं आपके पास सीधे आता हूं इस वक्त। राजीव जी, मैंने कहा देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं भाजपा लोग, भाजपा के नेता। दीपक झा साहब, भाजपा के राज्य, कांग्रेस के राज्य या जेडीयू का राज्य ये तय नहीं करेंगे कि भारत की सीमाओं पर भारत की सरकार क्या कर रही है और पूरे देश का ख्याल रख रही है। ये तर्क आपका स्वीकार करने लायक नहीं है। सुधांशु जी, क्या चीन को बैकफुट पर लाने का तरीका? सुधांशु जी से मैं बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, आप कह रहे थे आखिरी विकल्प युद्ध होगा। सुधांशु जी, चीन को क्या बैकफुट पर लाने का तरीका आक्रामक युद्ध ही हो सकता है या और भी मोर्चे हैं जिन पर उसे कमजोर करके जवाब दिया जा सकता है? अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं? मैं अभी बतलाता हूँ, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। दीपक जी का आपने तर्क सुना। देखिए, देश हित जो होता है वो सर्वोपरि होता है किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए। हमें खिलाफत के लिए खिलाफत करें, जब देश हित का सवाल हो तो ये शायद बहुत ही दुख देने वाली बात है। आप हिंदुस्तान की जो सेना है उसके शौर्य पे प्रश्न उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा हिंदुस्तान की सेना नहीं कर सकती। सेना पे शौर्य क्योंकि किसी राज्य की पुलिस ने एक बस का अपहरण, मोदी जी कहते थे कि हमारी सेना को, मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने का हक है, नहीं कर पा रही है। मुझे बोलने का हक है। देखिए, इस तरह से चर्चा चलेगी, मुझे अपनी बात रखने का हक है, आप अपनी में पूरा हक है, लेकिन सत्य बताइए। तो आज के दिन इस मानसिकता ने देश को, तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए, पहले आप क्या बोल लीजिए या मुझे बोल लेने दीजिए। आज इस मानसिकता ने देश का बहुत नुकसान करा है। जब देश को एक स्वर में चीन जैसे देश को जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान जैसे देश को जवाब देना चाहिए था। सर, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको क्या हो गया है? हम लोग एक सभ्य तरीके से चर्चा नहीं कर सकते क्या? दीपक जी, आप तो सभ्य आदमी है, हम सभ्य तरीके से चर्चा नहीं कर सकते। सभ्यता ये कहती है कि आप अपनी बात रखिए, मुझे मेरी बात रखिए। जनता देखेगी अपने आप तय करेगी। 56 इंची सीना किसके साथ खड़ा है सर? भाई, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए दीपक जी। देखिए, जब तर्क नहीं होता है तो आदमी टोकता है। मैं तो आपको टोक नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अपने तर्कों पे विश्वास है, आपको अपने तर्कों पे विश्वास होना चाहिए। अब मैं एक और सबको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। देखिए, आर्थिक जो पृष्ठभूमि है चीन की, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कोरोना वायरस के बाद और जिस तरह चीन का माहौल बना, वहां से जो निवेश हुआ था, अब वो सारी कंपनियां वहां से छोड़ के जा रही हैं। आज चीन में एक आर्थिक संकट सामने दिख रहा है। जिस निर्यात के दम पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान का आर्थिक संकट बनाए हुआ था, आज वो अर्थव्यवस्था चिरमिरा रही है। और मैं अपनी बात कर लूं, पहले मेरे को रख लेने दीजिए प्लीज। आज परिपेक्ष चीन का हो रहा है, फिर जो कह रहे हैं कहिएगा। ऐसे बात घुमाइए मत, ये सारी कृपया देश को। सर दीपक जी, मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता। मैं सभ्यता, अरे आपको मौका मिलेगा, आप मुझे जितना कहना है कहिएगा ना। मैं एंकर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे मेरी बात रखने का मौका दें। दीपक जी, इस तरह की जो बात जो है, दीपक जी, मुझे बीच में आना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुधांशु जी के तर्क सुनिए और तर्क काटिए, उसकी पूरी आजादी है, लेकिन जहां तक वो अपनी बात रख रहे हैं उन्हें बात रखने दिया। सुधांशु जी, आज जो है चीन से विदेशी कंपनियां छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ आ रही हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज करने के लिए। तो जो एक चीन आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ था, आज वो मौका हिंदुस्तान के सामने है। एक और कारण है, चीन ने इस समय ये क्यों करा है, ताकि वो सारी कंपनियां हिंदुस्तान में ना आ जाएं। उनको लगता है ज्योग्राफिकली जिस तरह ये देश प्लेस्ड है, बाकी देशों में समुद्र से खतरा लोगों को दिखता है, इसलिए वहां ना जाके
हिंदुस्तान मेन हिंटरलैंड जो है वहां पे ये कंपनियां आके अपनी फैसिलिटीज क्रिएट कर रही हैं। तो चीन को हिंदुस्तान में इस समय इस सारे माहौल को खराब करने के पीछे यहां पे सैन्य संघर्ष हो सकता है, इसलिए यहां पे निवेश ना करा जाए, ये एक संदेश देना उनके लिए जरूरी है। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर युआन को ऑल्टरनेट करेंसी टू डॉलर ये बनाने का चीन का एफर्ट चल रहा है। वो अपनी सारी ट्रेडिंग डॉलर ट्रेड ना करके कह रही है हम लोग युआन ट्रेड करेंगे, ताकि है इस सारे में हिंदुस्तान जो है आर्थिक तौर पे चीन के लिए अनकंफर्टेबल है, अमेरिका जो है उसको रेजिस्टेंट है जी। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि चीन की जो आर्थिक तौर पे कमजोरी है उस पे और सुधांशु जी, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया। चीन जो कोशिश कर रहा है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है आपका कि चीन युआन को डॉलर के मुकाबले खड़ा कर रहा है, यानी चीन निशाना अमेरिका पर लगा रहा है और सामने अगर वो भारत में तनाव पैदा करता है तो उसका एक अलग संदेश जाएगा। सुरेश गोयल जी, जो बात कह रहे हैं अभी सुधांशु जी कि चीन इस तरीके से तमाम बातें कर रहा है, चीन ये तमाम चीजें सामने कर रहा है,